अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान रियाज खान को 142 दिन कहाँ रखा गया, कितना जुल्म किया, सब कुछ बता दिया। ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए नाजरीन, वीडियो देखते हैं। जब जेल से मुझे उठाया गया तो उस दिन से लेकर जिस दिन मैं अपने घर पहुंचा उस दिन तक मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे साथ नहीं जुड़ा। मैंने अखबार की एक खबर क्या एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं देखा। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनना तो बहुत दूर की बात है। मुझे वही इंफॉर्मेशन मिल सकती थी जो मुझे कोई उनमें से बताता जिनके पास मैं था। मैं उनके ऊपर यकीन भी नहीं कर सकता था ये सच है झूठ है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तू मर गया है, तेरा नमाज जनाजा पढ़ दिया गया और तू अब इस दुनिया में नहीं है। तेरे घर वालों ने तेरी नमाज जनाजा पढ़ दी है और पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि तू मर चुका है। अब तेरा नाम लेने वाला और तुझे याद करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो मुझे तो ये भी बताया था, बिलीव करना था। मुझे ये भी बताया गया कि मेरे घर के अंदर अल्लाह ताला रहम करे, उस दिन मैं बहुत परेशान हो गया था, बल्कि मैंने टकरे मार मार के अपना सर फाड़ दिया था। जब मुझे ये बताया गया, एक आदमी ने मुझे इशारतन बात बताई कि आपके घर में एक नुकसान हो गया बहुत बड़ा। मैं वो बोलना नहीं चाहता अपने मुंह से। तो उस दिन मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत परेशान हो गया था। मैंने बड़ी मिन्नत भी की और बड़ी लड़ाई भी की। उस दिन मैंने अपने आप को जख्मी कर दिया था ठीक ठाक उस चक्कर में। उस दिन तो आपसे डिमांड क्या थी कि आपको छोड़ दिया जाएगा? ये यार मुझे मुख्तलिफ, यानी एक तो ये कि जैसे बाकी सबके साथ था कि ये कह लो ये कह लो ये कह लो ये कह लो, पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरा, नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मांगते थे, 3 दफा मांगी मेरे से। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, नवाज शरीफ को कैसे सपोर्ट कर सकते होने का। सारे अरसे में कौन सा ऐसा मौका था जहां आपको लगा कि हाँ अब मैं सरेंडर कर देना चाहिए मुझे? जब आपको जब ये बताते थे आगे कि भाई आपके फैमिली के साथ ये हो गया, आपको आगे ये भी आपने किसी शायद आपने अपने वकील जो दोस्त हैं मियां अली शफाक, उनके व्लॉग में आपने बताया था कि आपको ये भी आगे बताते थे कि भाई आपके फलाने साथी उन्होंने कर लिया है, मामला ठीक हो गया, सब एक ही पेज पर आ गए, तो तुम अकेले जो है वो पड़े हुए हो। तो उस टाइम आप सोचते थे? खाना डालने आता था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। और डालने आता था का मतलब है डालने ही आता था, खाना देने नहीं आता था। तो वो जो आदमी खाना डालने आता था, वो जगह कैसी थी जहां पे आपको रखा था? बहुत ही गंदी थी यार, तो पूछे ही ना आप। यानी अकेले आदमी की कोई जिंदगी होती है? आपको पिंजरे में बंद कर दे कोई अकेले को, और आप वहां बैठे रहे सारा दिन, बल्कि कई दिन बात ही ना करे किसी से, तो आदमी ज़हनी तौर पे पागल हो जाता है। सूरज की रोशनी वगैरह, वो आवाज आती थी जोहर की, अब असर की, ऐसे। तो उसमें जो है वो, यानी कुछ ऐसी जगहों पे मैं रहा जहां तो बिल्कुल सूरज की रोशनी सोच ही नहीं सकते आप। बिल्कुल नीचे तय खाने में, छोटे से पिंजरे में। क्या चीज हिम्मत देती थी? वॉशरूम, अल्लाह रब्बुल इज्जत। देखे, अल्लाह ही याद आता है आपको सबसे पहले, और वही याद आना चाहिए आपको उसूलन भी। तो मेरा रब भी सब्र देता है। मैं तो भाई 2 घंटे नहीं रह सकता बंद, मैं सच आपको बात बता रहा हूँ। जिस तरह मैं आजाद तबीयत आदमी हूँ, मुझे कोई 2 घंटे बंद करे ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो मेरे अल्लाह ने पता नहीं कैसे ये टाइम गुजारा, मैं सोच भी नहीं सकता कि 142 डेज, ये लगभग 4.5 महीने बनते हैं, एक हफ्ता कम। तो इतने दिन गुजर गए पता नहीं चला। और मेरा मालिक है जिसने ये दिन गुजारे हैं। इसमें बड़ी कैफियत थी, कभी मैं बहुत मजबूत महसूस करता था अपने आप को, कभी बहुत कमजोर महसूस करता था अपने आप को, कभी मैं बड़ा जिद्दी बन जाता था, कभी मैं बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहता तैयार हो जाता था कि बस ठीक है जी। हाँ, लेकिन मेरे रब ने नहीं होने दिया। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अपनी इज्जत के मालिक हैं ही नहीं। आप अपनी इज्जत के मालिक हैं ही नहीं। अगर मैं अपनी इज्जत का मालिक होता तो मेरे पास इज्जत ही ना होती। मैं इस काबिल ही नहीं हूं, क्योंकि इज्जत का मालिक मेरा रब है, तो वही देता है इज्जत। राज़िक भी वही है, इज्जत भी वही देता है, जिंदगी की हिफाजत वो करता है। एक दिन मैंने वहां एक आदमी को बोला, मैंने कहा जब मेरा रब चाहेगा ना, मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। तो उसने कहा फिर लड़ता क्यों है, तंग क्यों करता है? मैंने कहा वो तो मेरा काम यही है ना कि भाई ये करूं, जाना तो है ना। लेकिन आप साफी थे, मिलिटेंट तो थे नहीं कि आपकी कोई ट्रेनिंग होगी। तो वो मैं उन्हें पूछता था, मैं कहता था यार मैं कुछ दहशतगर्द हूं, ये क्या चल रहा है मेरे साथ? तो मैं, बल्कि मुझे मेरे कुछ दोस्त अब ये कहते हैं आप गलत वक्त पे गलत जगह पे थे। अच्छा, एक्चुअली देखें, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, शायद उस वक्त ये सारा कुछ करने के लिए अब इस निजाम को ये लगता था इसको अंदर रखना जरूरी है। मेरी हालत बड़ी खराब हो गई थी। मैं, यानी मुझे दौरे पड़ते थे, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मुझे फिस्ट पड़ते थे, मैं बेहोश हो जाता था, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता था।
एक दिन जब मैं बेहोश हो गया तो एक मुझे वो याद है, बंदा सांवला सा था और उसके मास्क था उसके साथ चेहरे पे, नकाब था उसके चेहरे पे। उसने मुझे कहा कि आप जल्दी छूट जाएंगे। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मेरी हालत बहुत खराब थी, तुम झूठे हो, तुम लोग झूठ बोलते हो। उसने कहा नहीं आप जल्दी छूट जाएंगे, हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, फिर हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा, ये नए चीफ जस्टिस आने से पहले की बात, जो अब इस टाइम मौजूदा, उनसे पहले उसने मुझे तारीख दी थी, उसने कहा था जी 17 तारीख को हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है, और तुम छूट जाओगे? फिर क्यों? तुम वो छूट चीफ जाओगे। जस्टिस आपको पसंद काजी करते फायद हैं? ईसा साहब, वो आपको पसंद करते हैं? नहीं, उन्होंने कहा हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। वो प्रॉब्लम ये था कि वो बंदयाल साहब के होते हुए मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि शायद बंदयाल साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर पूछ लेंगे, और उन्हें ये तो लगता था कि काजी शायद साहब ने आपको काजी परेशान साहब तो किया कह है, रहे ये हैं तो कि आपको उनका मशहूर होना काजी चाहिए। साहब को तो मैं कहता हूँ 200 साल उन्हें रहना चाहिए चीफ जस्टिस, जितना उन्होंने मेरे पे एहसान किया। लेकिन बात यह कि काजी साहब ने वाकई साबित किया, उन्होंने मुझे बुलाकर नहीं पूछा कि आप इस मुल्क में सबसे ज्यादा देर तक गायब रहने वाले जर्नलिस्ट हैं। और आपकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे बुलाए, आपने? मैंने कई दफा कहा कि मुझे बुलाकर पूछे, मैं उन्हें बताऊं कि आपका शुक्रिया। क्या हुआ, और उनका शुक्रिया भी अदा करूं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि आपने बाहर आकर बताया ही नहीं कि मैं लापता हो गया बुला था। के पूछ ले, मैं बता देता हूँ। मैंने तो काजी साहब को कहा कि बुला के पूछे, मैं बता देता हूँ। किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं? सेशन कोर्ट में जाके बताऊं, उनकी इतनी जरूरत है? किसको बताऊं? पुलिस के एसएचओ को जाके बताऊं कि तेरे आईजी ने बिल के मुझे गायब करवाया था, वो कार्रवाई करेगा? किसको बताऊं? कहां पे जाके रिपोर्ट लिखवाऊं? मुझे आप बताएं कि जो लोग मुझे उठाकर ले गए थे उनके मुकाबले में कौन से थाने में जाऊं मैं? कोई दर्ज करेगा मुकदमा? वो गोलियां खा के वजीर आजम बैठा हुआ था, मेरा मुकदमा कर दो, मेरा मुकदमा कर दो, नहीं हो रहा था। मजाक है? काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस थे तो मुझे बुला लेते, मुझे पूछते क्या हुआ था, मैं बताता, पहले शुक्रिया अदा करता कि जी आपका चीफ जस्टिस बनने का बहुत शुक्रिया, आप बने हैं तो उन्होंने मुझे छोड़ा। उन्होंने कहा था हमारा चीफ आएगा हम तुझे छोड़ देंगे, तो छोड़ दिया उन्होंने, आप आ गए। अच्छा, छोड़ दिया आपको, तो छोड़ने के बाद सबका यही था कि यार अब ये किसी ना किसी सेटलमेंट के जरिए आएगा, जाहिर है वापस ही आ गया है, तो अब आके ये खामोश हो जाएगा, बोलेगा नहीं, और जाहिर है कुछ डिमांड्स होंगी। एक तो डिमांड अंदर थी ना, वो नहीं पूरी हुई, तो उसके बाद ये डिमांड भी होंगी कि आप बाहर जाएंगे तो आप उसके बाद नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने तो फिर दोबारा कुछ अर्सा रेस्ट किया, दोबारा रिफ्रेश हुए, और फिर से घोड़े शोड़े चलाए मैंने। घोड़े शोड़े आपने चलाए, और फिर आप शुरू हो गए। बाज क्यों नहीं आते आप? नहीं, मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। देखिए, गैर आईनी और गैर कानूनी है तो आज भी मेरे तंग करते हैं ना आप। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। देखिए, आप लोग भी यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ, हम लोग को मुख्तलिफ काम तो नहीं करते भाईजान। आप भी यही काम करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, हामिद बीर भी यही करते हैं, मुतीउल्लाह जान भी यही काम करते हैं, सिद्दीक जान यही काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा करते हैं। तो हम सारे लोग एक ही काम करते हैं, तो मेरे पे इतनी मेहरबानी क्यों की गई? सवाल ये है। यानी मैं ये पूछता था तो मुझे वो एक दफा उसने कहा इम्पैक्ट। अच्छा, मुझे एक ऑफिसर ने कहा, मैं तो उसको देख नहीं पाया, मेरी आंखें बंद थी, इम्पैक्ट, और हम आपको मोल्ड करेंगे। मैंने कहा ठीक। वो टाइम गुजर गया यार। देखिए, मैंने आके बड़ा सोचा, मैं अपने आप को सीरियसली आपको बताऊं, मैं अपने आप को बदलना चाहता था। मैंने अपने आप को कन्विंस किया था कि मैं वापस आके ये काम ही नहीं करूंगा। अच्छा, इतनी तकलीफ दी मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। मेरी एक बेटी है, वो बड़ी परेशान हो गई थी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, माँ बाप का तो मुझे सबसे ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा तकलीफ है। माँ बाप को जिस उम्र में खुशियां देनी चाहिए मैंने उन्हें तकलीफ दी, जिस उम्र में उनका ख्याल रखना चाहिए वो मुझे ढूंढते फिर रहे थे। तो मुझे माँ बाप की सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो मैंने बड़ा सोचा था कि मैं ये काम छोड़ के कोई और काम कर लूं। इलेक्शन में 11 दिन बाकी थे, मुझे ये ऑफर आई थी 8 फरवरी वाले में। हाँ जी, अच्छा, मुझे ऑफर आई थी कि अगर आप 9 फरवरी से बोलना शुरू करें तो जो चाहिए, जहां चाहिए मिलेगा, कभी नाम भी ईसीएल में नहीं होगा। और इतनी बड़ी अमाउंट थी कि मेरे ख्याल में कोई यूट्यूबर 1 साल में नहीं, 3 साल में भी नहीं कमा सकता। तो नाजरीन, बेशक जब इंसान अकेला और तन तनहा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद आती है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।